वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3। 9th की बायोलॉजी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के स्टार्ट से पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला वर्ड है बायो। बायो का मतलब ऑब्वियस पता है आपको, लाइफ। और दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन और बायो का मतलब होता है लाइफ। मतलब लाइफ में होने वाली वेरिएशन, लाइफ में होने वाली तब्दीलियां, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक लाइन की डेफिनेशन है इसकी, वेरिएशन इन लाइफ। लाइफ में होने वाली वेरिएशन को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब लाइफ जो है किस किस की हो सकती है? बैक्टीरिया की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है, फंजाई, एल्जाई वगैरह। जितने भी जानदार हैं वक्त के साथ साथ उनके लाइफ में तब्दीलियां आती हैं, वेरिएशन आती है। इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इस चैप्टर में एक तो हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है और दूसरी चीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो है कि क्लासिफिकेशन। इस दुनिया में इतने सारे जानदार हैं, उन सबको हम एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने क्या की, हमने उनकी क्लासिफिकेशन की जिससे उनको पढ़ना आसान हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी हमने देख लिया, वेरिएशन इन लाइफ, लाइफ में होने वाली वेरिएशन। ये चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह ये 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इतना लंबा चैप्टर नहीं है, इतना लॉन्ग नहीं, आसान सा चैप्टर है। तो इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या कुछ मिलता है। इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इससे हमें बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। पहले इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हम मिलते हैं फाइबर्स, ऑयल, डाइस, रबर, पेपर, फूड। ये सब चीजें हमें हासिल होती हैं बायोडाइवर्सिटी से, प्लांट से हासिल होती हैं। ठीक है, प्लांट्स इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनकी लाइफ में चेंजेस वगैरह होती हैं, तो उससे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हासिल होती हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमारे इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करती है। मतलब हमारे बहुत से इकोसिस्टम में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ये रिसाइकलिंग करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास नाइट्रोजन है। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में हेल्प करती है, स्टेबलाइज करती है इकोसिस्टम को, जिसे रिसाइकलिंग भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे माहौल की जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा हमारे पास जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, ज्यादातर वो प्लांट से हासिल होते हैं ज्यादातर। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हमें बहुत ज्यादा फायदे देती है। तो बायोडाइवर्सिटी, वेरिएशन इन लाइफ, एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह हो गए हमारे पास, ये इंपॉर्टेंस है। और जो हमारे पास एक और डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या है, हमारे पास अभी तक तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं। स्पीशी क्या होती है, 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। 1.5 मिलियन इंसान नहीं और कोई जानदार नहीं, स्पीशीज इंसान। अब पूरे दुनिया में जितने भी इंसान हैं इन सब की एक स्पीशी है। पूरी दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनकी एक स्पीशी है। पूरी दुनिया में जितनी भी फिशेस हैं उनकी एक स्पीशी है। ये पूरी एक स्पीशी है। तो अभी तक हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। तो हम इन सब को एक साथ स्टडी तो नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हमने इन जानदारों के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। जिस तरह इंसानों के अलग ग्रुप है, जो मछलियां हैं उनके अलग ग्रुप है, जो परिंदे हैं उनके अलग ग्रुप है, प्लांट्स के अलग ग्रुप हैं, ताकि हम इनको अलग अलग स्टडी कर सकें। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के ग्रुप बनाना ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज की बुनियाद पर, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। दो जानदार हैं, उन दोनों में एक जैसी चीजों को देखना और ऐसी चीजों को देखना जो एक जैसी नहीं है, इस बुनियाद पर जानदारों के ग्रुप बनाना। अब इंसानों का एक ग्रुप बनाया गया, अब देखा तमाम इंसान एक जैसे ही होते हैं, हाथ होते हैं, दो पाँव होते हैं, फेस होता है, मतलब स्ट्रक्चर तो इंसानों का एक जैसे ही होता है। तो इस वजह से इंसानों का अलग से एक ग्रुप बना दिया गया। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनका अलग से ग्रुप बना दिया। हर प्लांट में 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो इस बुनियाद पर प्लांट्स का अलग ग्रुप बना दिया। जो फिशेज है उनका अलग अलग ग्रुप बना दिया।
बर्ड्स जो होते हैं ज्यादातर मिलते जुलते हैं, उड़ते हैं हवा में, उनका अलग ग्रुप बना दिया। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बायोडायवर्सिटी, उसकी इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। जब साइंटिस्ट किसी जानदार की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, वो कौन से रूल्स को यूज करते हैं? तो बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास दो ही हैं, इसके अलावा और भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट कौन कौन से प्रिंसिपल यूज करते हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल जब जानदारों की क्लासिफिकेशन हो रही होती है वो होती है उनका होमोलोगस। व्हाट इज होमोलोगस? होमोलोगस उन चीजों को कहते हैं जो स्ट्रक्चर में एक जैसे हो और उनका जो फंक्शन हो वो डिफरेंट हो। हर वो चीज होमोलोगस कहलाती है जिनके स्ट्रक्चर एक जैसे हो, फंक्शन डिफरेंट हो। अब जैसे एग्जांपल, हमारे हाथ में जो हड्डियां हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग बोन होती है ह्यूमरस, यहाँ पर दो बोन होती हैं, एक रेडियस और एक उल्ना। यहाँ पर होती है कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। जिस तरह हमारे हाथ का स्ट्रक्चर है, इसी तरह जो बिल्ली है, जो कैट है, उसके हाथ की हड्डियों के अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मतलब स्ट्रक्चर दोनों का कैसा है? सेम है, लेकिन हम लोग अपने हाथ को यूज करते हैं बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस में, जबकि बिल्ली है वो अपने हाथ को यूज करती है और कामों के लिए। तो मतलब इन दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं लेकिन फंक्शन इन दोनों के डिफरेंट है। समझ में आ रही है ना बेटा? इन दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसा स्ट्रक्चर है, हड्डियां वगैरह सब एक जैसी हैं, लेकिन फंक्शन दोनों के डिफरेंट है। इसको कहते हैं होमोलोगस। नेक्स्ट हमारे पास है एनालोगस। एनालोगस इसका उल्टा है, इसमें होता है सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब ऐसी दो चीजें जो स्ट्रक्चर में एक जैसी नहीं हो लेकिन उससे फंक्शन एक ही हो रहा हो। फर्स्ट करो, एक मक्खी है हमारे पास, एक मक्खी का पर है, ठीक है, एक मक्खी का पर है और एक ईगल है, चील है, ईगल, एक ईगल का पर है। मक्खी का पर और ईगल का पर स्ट्रक्चर में दोनों डिफरेंट होंगे। मक्खी का पर छोटा सा होता है, अजीब सा होता है, और जो ईगल है उसका पर अलग सा होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन ये दोनों अपने जो पर है इनसे क्या करते हैं? उड़ते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एनालोगस कहेंगे। आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप उससे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम ले लें, हमारे पास जो मक्खी है, जो फ्लाइज होती हैं उनके पर, और एक जो बड़ा कोई बर्ड ले लें इनके पर, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है। और इसमें हम अपना हाथ ले लें और जो बिल्ली है उसका हाथ ले लें, इन दोनों का स्ट्रक्चर तो एक जैसे होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ये दो मेन चीजें जब साइंटिस्ट जानदारों की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद एक और चीज की स्टडी की जाती है जिसको कहते हैं साइटोलॉजी। इसमें जानदारों के जो सेल है उसको देखा जाता है। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास जितने भी जानदार हैं, फर्स्ट करें इंसान है, इंसानों के जो सेल का स्ट्रक्चर है वो एक जैसे ही होगा, प्लांट्स के जो सेल का स्ट्रक्चर है वो एक जैसे ही होगा, तो उसको भी स्टडी की जाती है। और इसके अलावा एक और स्टडी की जाती है जिसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या देखा जाता है? बायोकेमिस्ट्री में एक जानदार का सेल उठाते हैं, इस सेल में देखते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितनी है, अमाउंट ऑफ लिपिड कितनी है, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी है, अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितनी है। फिर एक और जानदार उठाते हैं, उसमें भी देखते हैं अगर दोनों की अमाउंट एक जैसे बराबर होगी तो मतलब दोनों जानदारों में एक जैसी चीजें हैं, दोनों को एक ग्रुप में रख सकते हैं, तो उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इन सब के बाद सबसे एंड में जो चीज आती है वो आती है जेनेटिक्स। इसमें हम दो जानदारों के जीन देखते हैं। जीन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवांस दौर में। दो जानदारों के जीन एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए तो दो इंसान हैं। अब दो इंसान हैं, उन दोनों के जीन एक जैसे होंगे। अब एक इंसान और एक प्लांट का जीन अलग होगा, इंसान का जीन अलग होगा, इसीलिए तो मैं इंसान हूं और वो प्लांट है, क्योंकि हम दोनों के जीन अलग अलग हैं। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो जब हम जानदारों की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं हम रूल्स यूज करते हैं। 5 रूल है इंपॉर्टेंट। पहले हम देखते हैं होमोलॉजी को, फिर देखते हैं एनालॉजी को। होमोलॉजी सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, एनालॉजी सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसके बाद देखते हैं हम उनके सेल को, उसके बाद देखते हैं उनके बायोमोलिक्यूल्स को, और सबसे एंड में उनके देखते हैं जेनेटिक्स को। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास आते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स मतलब मकसद। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, दो जानदारों के बीच में हमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज का पता चल जाएगा,
ताकि हम उसको इजीली स्टडी कर सकेंगे। ये मकसद है क्लासिफिकेशन का कि दो जानदारों के बीच में एक जैसी चीजें पता चल जाएगी और दो जानदारों के बीच में जो चीजें एक जैसी नहीं है हमें वो भी पता चल जाएगा और हम उसको इजीली स्टडी भी कर सकते हैं। ये मकसद है क्लासिफिकेशन का। और एक और मकसद क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन क्या होती है? एक जानदार होता है, वक्त के साथ अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है। एक वक्त के बाद, काफी टाइम के बाद एक हमारे पास एक अलग सा जानदार आता है जो पहले वाले से बिल्कुल ही अलग होता है। एक जानदार अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते कुछ टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद एक ऐसा जानदार हमारे पास आ जाता है जो पहले वाले से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसको कहते हैं इवोल्यूशन। अब ये एक तो स्टार्टिंग वाला था और एक बिल्कुल एंड वाला था, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। अब इनके बीच में कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो इन दोनों का आपस में रिलेशन बताते हैं। एक तो पहले बिल्कुल सिंपल जानदार था, इवोल्यूशन के बाद वो चेंज हो गया। इनके बीच में कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन बताते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? इससे हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिल जाता है। दो जानदारों के, एक जानदार में जो इवोल्यूशन हुई थी उसके बीच में ऐसा कौन सा जानदार था जो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का ये मकसद होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आसान सा क्वेश्चन है जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक लेवल। हमारे जानदारों के अलग अलग से लेवल्स बनाए गए। लेवल में सबसे ऊपर जो आता है वो आता है किंगडम। हमारे पास अभी तक 5 किंगडम मौजूद है। पहली किंगडम एनिमेलिया, उसमें तमाम एनिमल्स आते हैं, चाहे वो जमीन पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, उसमें तमाम एनिमल्स आते हैं। एक किंगडम प्लांट, उसमें तमाम प्लांट्स आते हैं। इसी तरह किंगडम फंजाई, उसमें तमाम किस्म की फंजाई आती है। और किंगडम मोनेरा, उसमें बैक्टीरिया वगैरह आता है। और आखिरी हमारे पास है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जिसमें मिक्स एनिमल्स, मतलब एनिमल्स लाइक भी हैं, प्लांट्स लाइक भी हैं, मिक्स जानदार उसमें रखे हुए हैं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा लेवल है, सबसे बड़ा लेवल जानदारों का, उसे कहते हैं किंगडम। जैसे किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम है, उसमें इंसान भी आ रहे हैं और भी जानवर आ रहे हैं, मतलब जितने भी जानवर है सब उसी में आते हैं। तो सबसे बड़ा किंगडम होता है, सबसे छोटा स्पीशी होता है। स्पीशी फर्स्ट करें। अब एक है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया, ये सबसे बड़ा में है। अब बाद में इसको आस्ता आस्ता डिवाइड होता जाएगा, आस्ता आस्ता एनिमल डिवाइड होते जाएंगे। ऐसे जो पानी में रहते हैं वो अलग हो गए, ऐसे जो हवा में रहते हैं, ठीक है, ऐसे जो गोश्त खाते हैं अलग हो गए, और ऐसे फर्स्ट हम लोग हो गए, हम लोग अलग हो गए। तो सबसे छोटा लेवल क्या बीच में बच जाता है? स्पीशी बच जाता है। स्पीशी क्या होता है? स्पीशी में तमाम जानदार एक जैसे होते हैं। जैसे इंसानों की स्पीशी, हम सारे एक जैसे इंसान होंगे आसपास, तो इंसानों की स्पीशी हो गई। अब जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स की स्पीशी। तो टैक्सोनॉमिक लेवल का सबसे छोटा जो पॉइंट है वो स्पीशी है। स्पीशी में क्या होते हैं? एक जैसे जानदार, सारे एक जैसे जानदार होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। इंटरब्रीड मतलब वो आपस में मिलके अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, अपनी औलाद पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पीशी है, एक जैसे जानदार हैं। अब इसके बीच में जो लेवल है, इनके आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए। अब स्पीशी के बाद आता है जेनस। इसकी आपने एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी होती है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, इन सब में एक ही लाइन आती है, मैंने एक लाइन लिखी है। अब स्पीशी के बाद आता है जेनस। इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे? जेनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी इज कॉल्ड जेनस। जो नीचे वाला वर्ड है उसको ऊपर वाले में ऐड करते जाएंगे, जो नीचे वाला वर्ड है उसको ऊपर वाले में ऐड करते जाएंगे। अब जेनस है, इसके बाद हमारे पास आती है फैमिली, सब कुछ यही आएगा। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, हम लिख रहे हैं इस फैमिली की, इस फैमिली से नीचे कौन सा था? जेनस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड फैमिली। ऑर्डर, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। क्लास, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास। इसके बाद हमारे पास आती है फाइलम, आती फाइलम। इसके बाद जो फाइलम से नीचे क्लास है ना, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस इज कॉल्ड फाइलम। सबसे ऊपर आती है किंगडम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम इज कॉल्ड किंगडम। आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि इनके सीक्वेंस क्या है, और जब आप नीचे से ऊपर वाला लिख रहे होगे तो नीचे वाली हेडिंग को उसमें ऐड करते जाओ।
नीचे से ऊपर वाला लिखोगे, नीचे वाली हेडिंग को ऐड करते जाओ आसानी से। बस ये एक लाइन की डेफिनेशन इतना लॉन्ग है नहीं, बस मेन चीज ये पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा किंगडम है, सबसे छोटा हमारे पास स्पीशी है। तो ये हमारे पास थे टैक्सोनॉमिक लेवल और एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन।